बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये फीड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से है कि फीड जो है बेसिकली ग्लोबल फीड इंडस्ट्री है क्या, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे ग्रेजुएट्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए जो इस काम को करना चाहते हैं। कोर्स की कुछ इंट्रोडक्शन है और उसके कुछ कंटेंट्स हैं कि हम क्या इसमें कवर करेंगे इन लेक्चर्स के अंदर। थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन रिगार्डिंग फीड की फॉर्म्स क्या है और उनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं। हम फीड मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को भी ओवरव्यू करेंगे। तो ये एक ग्लोबल फीड इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि 1100 बिलियन मेट्रिक टन जो है इसकी तकरीबन जो है वो प्रोडक्शन है एनुअली, और इसकी एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो तकरीबन 3% है। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो है फीड की प्रोडक्शन वो एशिया पैसिफिक में है, जो कि अबाउट 395 मिलियन मेट्रिक टन है। और इसकी बुनियादी वजह चाइना है जिसकी अपना एक वॉल्यूम है जो बहुत ह्यूज है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंडस्ट्री है वो यूरोपियन फीड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसकी 277 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो प्रोडक्शन है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका आते हैं। अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट जो है इसमें रिलेटिवली वो एरियाज है जिधर फीड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी ऑर्गेनाइज्ड फीड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी कम है। अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देखें तो ये वर्ष है, क्योंकि अफ्रीका में फीड मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री डेवलप कर रही है तो इसका ग्रोथ रेट इस वक्त हाईएस्ट है विद 5% है ग्रोथ रेट जो रिपोर्ट हुआ। Whereas यूरोपियन फीड इंडस्ट्री 4% है, एशिया पैसिफिक में भी 3%, 2%, इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में भी 2% और लैटिन अमेरिका में 1% तक जो है फीड मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। अगर हम स्पीशी वाइज देखें कि कौन सी स्पीशी है जिसकी सबसे ज्यादा फूड फीड प्रोड्यूस होती है तो वो ब्रायलर है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 300 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो इसके अंदर जो है वो फीड की प्रोडक्शन है, वेयर स्वाइन के अंदर जो है वो इसके बाद आती है। तो मोनोगैस्ट्रिक की जो फीड प्रोडक्शन है स्पेशली ब्रायलर की और स्वाइन की, ये ह्यूज है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप फॉर्मुलेशंस के एंड से भी देखें तो इनकी कमोबेश जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी सिमिलर है। एक और सिमिलैरिटी ये है कि दोनों मीट प्रोडक्शन के लिए जो थे तो ब्रायलर और स्वाइन दोनों जो है वो मीट प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है और इसका जो है वॉल्यूम जो है वो टॉप करता है। उसके बाद लेयर जो है वो आप कह सकते हैं कि थर्ड नंबर पे आती है डेयरी, उसके बाद है। और अगर आप देखें तो ये एक्वा और पेट के जो सेगमेंट्स हैं ये रिलेटिवली लोएस्ट है, लेकिन दे आल्सो हैव सम सर्टेन वॉल्यूम। लेकिन स्पीशी वाइज अगर हम देखें तो एनुअली पेट फूड की इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है विद एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 5%। उसके अलावा मोनोगैस्ट्रिक में पिग्स की इंडस्ट्री जो है वो भी इंक्रीज हुई रिलेटिवली। अब नई चीज है लेकिन एक्वा जो है ये भी पाकिस्तान में भी और अक्रॉस द वर्ल्ड इसकी ग्रोथ रेट जो है जो पोल्ट्री वगैरह का और इक्वाइंस का इनकी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत थोड़े हैं, बल्कि किसी किसी स्पीशी में ये नेगेटिव भी है। तो स्पीशी स्पेसिफिक अगर हम देखें अपने यंग लोगों के लिए, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए भी, तो पेट फूड जो है पाकिस्तान में भी अब जो है वो आपको जैसे कि मालूम है पूरी दुनिया से इम्पोर्ट होती थी और इसके अंदर जो है वो हम लोग स्पेसिफिकली अमेरिका से और थाईलैंड से जो है वो इम्पोर्ट कर रहे थे। तो अब जो है कुछ अरसे से जो है लोकल फीड मैन्युफैक्चरिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग जो है पेट फूड की वो भी स्टार्ट हो गई है और हमारे पास कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो ह्यूमन फूड के हवाले से मशहूर हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल ये नगेट्स बनाते हैं या और चीजें बनाते हैं उनमें मशहूर है। तो वो लोग भी जो है बेसिकली अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग पेट फूड की उन्होंने शुरू किया है। और अब जो रिसेंटली लॉन्च हुई है पेट फूड्स वो क्वालिटी वाइज जो है कंपेरेबल है, आप कह सकते हैं इंटरनेशनल ब्रांड से जो हम पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे थे। तो ये इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ी स्कोप है पेट फूड का और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लगता है कि हम फ्यूचर में जो है पाकिस्तान में इसमें ग्रो करेंगे। यहाँ फीड कॉस्ट आपके पास मैं अपडेट ढूंढ रहा था 2014 से आगे की, लेकिन मुझे अभी कोई ऐसा जो एक होती है ना कि ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है दिखाने का
प्राइसेस का वो कंपैरिजन है जस्ट कि किस रीजन में सबसे महंगी फीड बनती है और किस रीजन में सबसे सस्ती बनती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ फिनिशर की डाइट्स जो है उसमें यूरोपियन फीड्स जो है वो रिलेटिवली उनकी कॉस्ट जो है वो सबसे कम है, वेयरएज जो है जो हाईएस्ट कॉस्ट है वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में आप कह सकते हैं किसी हद तक एशिया पैसिफिक में पाई जाती है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं मिडिल ईस्ट में तो खैर बिल्कुल ही आपके पास एग्रीकल्चर नहीं है, तो उसमें जो है वो फीड की प्राइसेस जो है वो रिलेटिवली हाई है अक्रॉस दी वर्ल्ड। इसकी वजह रॉ मटेरियल की सप्लाईज का ना होना है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि फीड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो काफी हाई हो सकती है। वर्ल्ड में अगर हम टॉप 30 कंट्रीज को देखें जिनकी बिजनेस है फीड इंडस्ट्री का, तो उनमें आप देखें तो पाकिस्तान जो है उसकी रैंकिंग किसी हद तक 30th नंबर पर आती है, जबकि हमारे साथ जो दूसरे कंट्रीज हैं जो बिल्कुल करीब करीब है इस लिस्ट में, उसमें इंडिया 5वें नंबर पे, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज किस्म की ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन छोटे यूनिट्स बहुत ज्यादा है। इसी तरह ईरान ईरान जो है वो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की वजह से है, तो वो रिलेटिवली जो है हमसे जो बहुत ज्यादा है। इंटरेस्टिंगली अगर आप इस लिस्ट को देखें तो उसमें कई बहुत छोटे साइज के कंट्रीज भी जो है हमसे ज्यादा फीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें थाईलैंड को अगर आप देखें स्पेसिफिकली तो थाईलैंड जो है वो उसकी फीड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज्ड है, और ये एशिया की कंट्रीज में आता है, लेकिन हमसे बहुत बेहतर है। इसी तरह इंडोनेशिया जो है वो बड़ा कंट्री है, लेकिन उसमें भी फीड इंडस्ट्री जो है वो काफी बेहतर है। जापान को अगर आप कंपेयर करें तो ये भी वॉल्यूम वाइज जो है, तो हमारे पास एक चीज जो क्लियर नजर आती है कि पाकिस्तान में अभी स्टिल हम दुनिया की निस्बत जो है रिलेटिवली कम फीड प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनाइज फीड, और यहाँ जो है वो ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है प्रोवाइडेड के ऑर्गेनाइज फार्मिंग जो है वो इंक्रीज हो गई। इसका एक और मकसद भी है दिखाने का, वो ये है कि ये वो लिस्ट ऑफ कंट्रीज है जिसके अंदर अगर आप फीड मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से स्पेशलाइजेशन करते हैं या आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो एरिया है जहाँ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। हमारे बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जो है फीड प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, और आप कह सकते हैं इवन मेरे कॉलेज में मेरे अपने क्लास फेलोज जो है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और इस तरह दूसरे कंट्रीज में और कनाडा में जो है वो फीड रिलेटेड जो है वो इंडस्ट्री को उन्होंने प्रोवाइड किया है और दे आर गेटिंग वेल रिवॉर्ड फ्रॉम देम। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर ग्लोबल चूंकि इसकी एक मार्केट भी मौजूद है, और आपका अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है तो होपफुली आप दुनिया में भी इधर से काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान तक ही स्कोप महदूद है। तो कैरियर इन एनिमल न्यूट्रिशन फीड इंडस्ट्री में मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि इसमें एक तो ये बिजनेस के तौर पे एक बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि लोगों की डिमांड्स हैं और लोगों की वो इसकी एक अपनी एक सिस्टम है। तो अगर आपकी स्किल्स है न्यूट्रिशन के अंदर, तो वन ऑफ द वे टू ट्रांसलेट दिस स्किल्स इज टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, और चाहे वो लोकल लेवल के ऊपर हो या किसी स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर हो, लेकिन एज ए ग्रेजुएट इस चीज के ऊपर वर्क करना कि ये जो है अपने लोकल एरिया के अंदर फील्ड को प्रोवाइड करना बैलेंस करके, दिस इज वन ऑफ द थिंग जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यकीनन इसके अंदर जो है कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व होती है, रॉ मटेरियल की कंज्यूमेबल मटेरियल की सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है, तो इनिशियली कैपिटल भी आपके पास एज ए फ्रेश ग्रेजुएट कम होता है, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप एक अच्छी चीज बना के दे रहे हैं और थोड़ी क्वांटिटी में बना तो बिजनेस क्या है। इसके अलावा हमारे यहाँ पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री है, डेयरी की फीड इंडस्ट्री है, जिसके अंदर हमारे ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटी के, वो मास्टर्स इन एनिमल न्यूट्रिशन करने के बाद जो है वो ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, एंड देन द पैसिव टाइम दे ग्रो और some of the people even are now business heads of the companies। तो ये एक अच्छी इंडस्ट्री है और इसके अंदर ग्रोथ है एज ए कैरियर। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइडर हैं तो फीड फार्मुलेटर के तौर पे आप मुख्तलिफ कंपनीज को विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इन्वॉल्व करते हुए फीड फार्मुलेशन की सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा एरिया है जिसके अंदर लोग और इनोवेशंस दोनों ही चाहिए, और पाकिस्तान में जो है इसका स्कोप भी है, तो इसको ज्वाइन करने में
जो है वो एक सिक्योर सिस्टम है जिसके जरिए आप अपने कैरियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का? इस कोर्स के अंदर हमने बेसिकली कुछ बेसिक चीजें सीखी हैं। वो ये है कि हमने तो ये देखना है कि मशीन और प्रोसेसेस क्या है जो फीड मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको चाहिए। दूसरे नंबर पे कि फीड बनानी कैसे, और उस फीड की क्वालिटी को डिफरेंट टेक्निक से इम्प्रूव कैसे करना। इसके अलावा आपको रेगुलेशंस कौन कौन सी चाहिए फीड बनाने के लिए, उसकी एक्रेडिटेशन क्या है, यानी लोकल लॉ क्या कहता है आपको कि क्या आपकी अप्रूवल्स होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग फीड। और फीड फॉर्मुलेशंस के कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो आपने इस कोर्स में मुख्तलिफ प्रोफेसर से उनमें एक्सरसाइजेस लेकिन की होंगी। इसके अलावा हम शायद एक सेशन जो है इसके ऊपर रखे भी आफ्टर द एंड ऑफ दिस कोर्स, मे बी ड्यूरिंग इंटर्नशिप या जब भी आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ बेसिक डिस्कशन हो जाए आज टू स्टार्ट दिस कोर्स। तो बेसिकली जो है आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 5 किस्म की जो है वो फीड्स होती है और 2 प्रोसेसेस है जिनके लिए वो फीड बना रहे हैं। पहली फीड जो है जो मोस्ट कॉमन है, जो सारी फीड्स के पीछे मेन ड्राइवर है, वो तो मैश है कि आपने इन फीड की रॉ मटेरियल लिया और उसको ग्राइंड किया और उसको मिक्स कर दिया। तो वी रेफर दिस एज मैश फीड, यानी ऐसी फीड जिसके अंदर जो है आपने किसी किस्म की थर्मल या किसी किस्म का और कोई चेंजेस नहीं किए, तो सिर्फ रॉ मटेरियल लिया, उसे ग्राइंड किया और उसे मिक्स कर लिया, तो हम उसे मैश बोलेंगे। फिर हमारे पास पैलेटिंग का प्रोसेस आ जाता है। पैलेटिंग के प्रोसेस में हमने उसी मैश को जो हमने बनाई थी उसको फर्दर एक स्टेप आगे ले जाते हैं और उसके अंदर स्टीम इंजेक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, और उसकी वजह से, उस स्टीम की वजह से वो मैश जो है वो एक उसकी कंडीशनिंग हो जाती है और उसके बाद उसको एक स्पेसिफिक डाई में से गुजारते हैं, तो हम उसे बोलते हैं ये पैलेट पैटर्न। तो पैलेटिंग ये प्रोसेस है और पैलेट बेसिकली जो है वो अगर हम उसको बाद में तोड़ते हैं इनटू स्मॉल पीसेस तो इसे हम क्रम्बल्स या क्रम्ब्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती है दूसरा प्रोसेस जो मोस्ट कॉमन है। ये पैलेटिंग और क्रम्ब्स तो पोल्ट्री के अंदर और डेयरी के अंदर जो है मोस्ट कॉमन यूज होती है। इसके अलावा एक्सट्रूजन का प्रोसेस है। एक्सट्रूजन के प्रोसेस में भी टेम्परेचर इन्वॉल्व है और तकरीबन आप कह सकते हैं कि विद माइन्यूट डिफरेंसेस जो है वो इसके अंदर एक्सपैंड हो रही है। बेसिकली फिर पैलेटिंग में कंप्रेशन जरा ज्यादा हो रहा है। तो एक्सट्रूजन का जो प्रोसेस है बेसिकली ये इससे जो फीड्स बनती है वो हम एक्वा के अंदर यूज करते हैं। फ्लोटिंग फीड्स जितनी है जो हम एक्वा की या फिश की फीड्स बनाते हैं उसके अंदर जो एक्सट्रूजन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इसी तरह किबल्स जो है जो पेट फूड के लिए बनती है, दैट आर आल्सो द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। अगर मैं कहूँ आपको कि कंपैरिजन करें पैलेटिंग वर्सेस एक्सट्रूजन का, तो इसमें सिमिलर चीजें तो यही है कि साथ दोनों प्रोसेस में स्टीम, प्रेशर और टेम्परेचर तीन हो सकती है। स्टीम नॉट नेसेसरीली एक्सट्रूजन में नहीं भी चाहिए, लेकिन प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो दोनों का कॉमन है। इसके अलावा दोनों में ही डाइस चाहिए, लेकिन इनका वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का डिफरेंट होता है। पैलेट मिल में जब पैलेट बननी है तो बेसिकली वो कंप्रेशन की वजह से बननी है, जिसमें लॉन्ग लाइन डाइस है जिसके अगेंस्ट जो है वो प्रेस होनी है और पैलेट जो है वो टेंस होती है, उसमें पैलेट बाइंडर यूज होता है। एक्सट्रूडर में आप एक्सपेंड कर रहे होते हैं एक्चुअली पैलेट को, और इसमें चूंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ज्यादा जेलेटिनाइजेशन होती है और ज्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है फॉर्मेशन, इसमें पैलेट बाइंडर की जरूरत नहीं होती। तो इसी तरह चूंकि आप कह सकते हैं कि एक्सट्रूजन के अंदर जो है वो आपको लेस माइक्रोबियल लोड चाहिए, तो इसलिए जो है आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है एक्सट्रूजन के प्रोसेस के अंदर जो है ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो ये हाइजीनिक के लिए आप कह सकते हैं कि बेहतर होती है पैलेटिंग से। एक्सट्रूजन का एक और फायदा ये है कि पैलेटिंग में बेसिकली आप जो रॉ मटेरियल यूज करेंगे उसका एक स्पेसिफिक मॉइस्चर से ज्यादा नहीं कर सकते आप। मसलन 12-14%, 15% से ज्यादा मैश को आप जो है वो एक्सट्रूजन से पैलेटिंग से गुजार सकते हैं। इससे ज्यादा की मॉइस्चर वाली जो मैश है उसकी पैलेटिंग करना डिफिकल्ट है। इसी तरह आप हाई ऑयल्स नहीं यूज कर सकते पैलेटिंग में, जबकि एक्सट्रूजन में ऐसे नहीं है। इसमें आप हाई मॉइस्चर वाली और हाई फैट वाली जो है वो चीज को एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। इसका कोई इतना ज्यादा
प्रॉब्लम ये होता है एक्सट्रूजन, ये आपको अलाउ करता है कि आप जो है ज्यादा वेट फॉर्म ऑफ मैश को या फीड को जो है वो एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। तो अगर आप देखें तो ये बेसिकली जो है 3 फॉर्म्स में जो है वो मैश, क्रम्बल या पैलेट जो है वो अवेलेबल होती है। मैश जो है बेसिकली ग्राइंड फॉर्म में, और क्रम्बल पैलेट जो है बेसिकली आपने उसको प्रेस किया, उसमें स्टीम ऐड करके उसको एक टाइम में से गुजारा तो इस शेप में नजर आएगी। जबकि क्रम्बल जो है इसी पैलेट को तोड़ने से जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्रम्बल कहलाएगी। तोड़ने की बुनियादी वजह यही है इस पैलेट को कि इसके अंदर से जो है मटेरियल की जो होमोजेनिसिटी है वो एक जैसी रहे। तो पैलेट की एडवांटेज यही है कि हम कहते हैं कि जी फीड का वेस्टेज कम होता है, सिलेक्टिव फीडिंग जो है वो बर्ड्स में या एनिमल्स में जो पैलेट कर रहे हैं उसमें कम हो जाती है, इंग्रेडिएंट सेग्रीगेशन कर सकते हैं। और अगर हमने हाई टेम्परेचर पे पैलेटिंग की है तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो बेसिकली जो है वो डिस्ट्रक्ट होते हैं। इसके अलावा थर्मल मॉडिफिकेशन होती है स्टार्च की और प्रोटीन की। थर्मल मॉडिफिकेशन से मुराद ये है कि जब आप हाई टेम्परेचर के ऊपर किसी भी फीड को जो है वो पैलेटिंग करेंगे तो उससे जो उसके अंदर की स्टार्च होगी जो कि कार्बोहाइड्रेट है वो एक्चुअली जेलेटिनाइज हो जाएगी। तो स्टार्च के जो मॉलिक्यूल्स है वो टूटना शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से जेलेटिनाइजेशन होगी। तो ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल होगा और उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसी तरह प्रोटीन की प्लास्टिसाइजेशन हो जाती है, प्लास्टिसाइज हो जाती है। तो हाई प्रोटीन पैलेट्स जो होती है वो प्लास्टिसाइज होती है और एक फर्म पैलेट होती है। पैलेटेबिलिटी जो है वो पैलेटिंग की वजह से जो है आप कह सकते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनको आप अदरवाइज नहीं खिला सकते थे वो खिला सकते थे, तो उसकी वजह से थोड़ी सी पैलेटेबिलिटी। अब कुछ केस स्टडीज देखते हैं, क्योंकि हम लोग ये तो बात कर रहे थे हमें मैश के भी एडवांटेज है जी और पैलेट का एडवांटेज भी है। और पैलेट का हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग इस चीज को बड़ा हाईलाइट करते हैं कि पैलेटिंग करें, क्योंकि पैलेटिंग से जो है आपकी जो है एनिमल की या बर्ड की जो है फीड कन्वर्जन रेशियो जो है वो इम्प्रूव होगी। तो हम एक स्टडी देखते हैं जिसके अंदर उन्होंने पैलेट वर्सेस मैश का कंपैरिजन किया हुआ है। इस स्टडी के अंदर बेसिकली 42 डेज तक की ट्रायल की टिपिकल स्टडी थी जिसके अंदर उन्होंने मैश और पैलेट दिया 32% और 64%। तो बेसिकली उन्होंने इस 3 किस्म की फॉर्म ऑफ फीड दी बर्ड्स को और उसको कंपैरिजन किया। इसका एक ऑब्जेक्टिव जो था वो ये भी था कि एक हमारे कॉमन क्वेश्चन होता है कि जी पैलेट जो है वो 100% पैलेटिंग फॉर्म में होनी चाहिए, उसमें कुछ टूट फूट नहीं होनी चाहिए। तो ये भी उन्होंने कंपैरिजन करना था। एक फीड मिलिंग के हवाले से उनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई अगर आप 100% पैलेटिंग की तरफ करें तो थ्रू फूट जो होती है यानी सिस्टम जिसमें से आप पैलेट निकालते हैं उसकी अपनी भी एक टर्नओवर है, तो वो टर्नओवर कम हो जाता है। तो अगर हम 32% खिला रहे हैं 64%, तो फर्क क्या पड़ता है? तो व्हाट दे ऑब्जर्व्ड इज कि ड्यूरिंग फर्स्ट 28 डेज बर्ड जिनको मैश खिलाई थी उनका वेट गेन आया, बॉडी वेट आया 1.15। इसी तरह 1.3 और 1.3 आया 32% वर्सेस 64%, यानी तकरीबन 0.2 kg बर्ड ने ज्यादा वेट गेन किया व्हेन दे आर फेड विद 32% पैलेट, whereas there was no difference between 32% pellet versus 64% pellet in terms of body weight. Feed intake जो है वो भी कम था मैश का, whereas there was no difference between the percentage of pellets 32% versus 64%. और अगर आप cumulative FCR देखें तो FCR was 1.6 in terms of mash, whereas it was 1.5 in terms of पैलेट फॉर्म। तो FCR जितनी जो है वो कम होती जाएगी उतना ही आप कहते हैं कि बेसिकली जो है वो रिस्पांस जो है वो बेहतर है, क्योंकि FCR जो है दैट इज बेसिकली फीड इनटेक डिवाइडेड बाय द बॉडी वेट। तो ये इनवर्स है एफिशिएंसी का। अगर हम एफिशिएंसी निकालते तो फीड एफिशिएंसी तो वो होती है 1.3 डिवाइडेड बाय 1.9 मल्टीप्लाई बाय 100। FCR निकालने के लिए हमने क्या किया 1.9 डिवाइडेड बाय 1.3। तो FCR इनवर्स है फीड एफिशिएंसी का, जितनी कम होगी उतना ही FCR जो है वो बेहतर होगी।
मोर्टेलिटी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, हम कहते हैं मैश में मोर्टेलिटी ज्यादा होती है पैलेट में। बाहर यहाँ रिजल्ट तो नॉन सिग्निफिकेंट थे, उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं देखा स्टैटिस्टिकली, लेकिन आप न्यूमेरिकली देखें तो वैल्यूज आर हायर स्लाइटली विद पैलेट कंपेयर टू मैश, बट इट इज नॉट अगेन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। तो पहले 28 दिन का जो कंक्लूजन है वो ये है कि मैच से पैलेट जो है वो चाहे 32% या 64% वो बेहतर थी, एफसीआर जो है वो भी उसकी रिलेटिवली बेहतर थी, जबकि फीड इंटेक भी बेहतर था। अब इसमें फाइनेंशियल सेंस क्या बनती है, क्या आपको मैच यूज करनी चाहिए? तो पहले ये डिपेंड करता है कि आपको मैच की पूरी और पैलेट की पूरी मिल कितने की गई है। अगर तो ये डिफरेंस जस्टिफाई होता है देन यू कैन से कि आप जो है वो पैलेट वाली साइड के ऊपर जो है बता दें। यकीनन ये स्केल ऑफ ऑपरेशंस और बाकी चीजों के साथ किसी हद तक जस्टिफाई होता होगा। डे 42 पे अगर हम देखें तो उन्होंने बर्ड्स ने यानी फ्रॉम 21 टू डे 42, तो उसमें मैच से पैलेट का डिफरेंस वही रहा है 0.2 kg का, यानी फाइनल रेट 2.4 kg आया जबकि पैलेट में 2.6 आया। और इसी तरह एफसीआर भी कम आई है और मोर्टेलिटी जो है वो रिलेटिवली वैसे ही ट्रेंड फॉलो करती है। तो पॉइंट क्या है कि बेसिकली इवन इंटरेस्टिंगली जो पहला पार्ट था फर्स्ट 21 डे, उसमें जो पैलेट की नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट्स आए हैं वो कैरी ओवर कर वो कंटिन्यू करते रहे ड्यूरिंग दी 42 डेज ऑफ ट्रायल। अब इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं इस सारी डिस्कशन में कि पैलेट का जो है रिस्पांस बर्ड की परफॉर्मेंस के ऊपर ही बेहतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफसीआर एंड फीड एफिशिएंसी? वो मैंने आपको अभी बता दिया था कि एफसीआर इज बेसिकली फीड इनटेक डिवाइडेड बाय बॉडी वेट, whereas फीड एफिशिएंसी इज इनवर्स, जिसके अंदर बॉडी वेट को डिवाइड करें फीड इनटेक के साथ, तो एफिशिएंसी जो है वो डिफरेंट होगी। एफिशिएंसी हायर होगी तो इसका मतलब बेहतर है, एफसीआर कम होगी। अब एक कॉमन क्वेश्चन है जो फार्मर्स करते हैं डेयरी के हवाले से कि जी पैलेट डालना चाहिए या मैश डालें, पैलेट वंडा बेहतर है मैश वंडा? इसमें ल्यूमन के हवाले से मैं एक स्टडी आपसे शेयर करने लगा हूँ। इन्होंने मेल फैटनिंग के ऊपर जो है कार्ब्स के ऊपर ये स्टडी की थी, जिसमें इन्होंने मैश वर्सेस पैलेट खिलाई। और आपको जैसा कि पता है कि ह्यूमन के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट जो है वो वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं, और वोलेटाइल फैटी एसिड में 3 किस्म के फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और एसिटिक एसिड, जो बेसिकली दूध बनाने में इस्तेमाल होते हैं। प्रोपियोनिक एसिड जो है ये ह्यूमन से जब निकलता है बैक्टीरिया जब इसे बनाता है तो ये प्रोपियोनिक एसिड जो है ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की प्रोसेस से गुजरते हुए आगे जाके मेमरी ग्लैंड में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, बल्कि लीवर से ग्लूकोज में सॉरी ये कन्वर्ट होता है और उसके बाद आगे जाके ये सप्लाई हो जाता है और मेमरी ग्लैंड में लैक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो प्रोपियोनिक एसिड का मतलब ये है कि ज्यादा प्रोपियोनिक एसिड ब्रिंग्स यू मोर मिल्क, जबकि ब्यूटारिक एसिड जो है और एसिटिक एसिड जो है ये फैट से ज्यादा एसोसिएटेड है। इसको एसिटिक एसिड स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो एसिटिक एसिड जो है अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये बाद में ट्राइग्लिसराइड में चेंज होगा, तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो फैट्स है। तो अगर किसी भी ह्यूमन की जो फर्मेंटेशन उसका एंड प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड ज्यादा निकल रहा है तो फैट ज्यादा पैदा होगी, फाइबर की डाइजेशन से भी फैट ज्यादा। तो हम जो ये स्टडी करने लगे इसमें हम कंपैरिजन देखने लगे, इसमें हम कंपैरिजन ये कर रहे थे मैश वर्सेस पैलेट में ह्यूमन की वोलेटाइल फैटी एसिड प्रोडक्शन में क्या फर्क आता है, ताकि हम ये गैस कर सके कि इनमें से बेहतर क्या है। मैंने आपको बताया था कि पैलेटिंग में क्या होता है, पैलेटिंग में आप स्टीम ऐड करते हैं जिससे कंडीशनिंग होती है और कंडीशनिंग की वजह से स्टार्च के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। तो लेट्स सी कि क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कंपैरिजन किया, उन्होंने देखा कि टोटल वोलेटाइल फैटी एसिड जो है ह्यूमन के कंटेंट्स में, जब उन्होंने 3 फीड्स ऑफर किए एनिमल को, मैश वर्सेस पैलेट जो 3.5 mm की साइज की थी या पैलेट में 10 mm, तो उन्होंने देखा कि टोटल वोलेटाइल फैटी एसिड की प्रोडक्शन जो है पैलेट्स की वजह से ज्यादा होगी। अब इंग्रेडिएंट इंटरेस्टिंगली न्यूट्रिएंट की कंपोजिशन दोनों में एक जैसी है, सिर्फ फॉर्म ऑफ फीड का फर्क है। मैश में भी वही इंग्रेडिएंट है, पैलेट में भी वही इंग्रेडिएंट, लेकिन आप देखें तो पैलेट के अंदर जो है वो वोलेटाइल फैटी एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो गई। तो विद गिवन अमाउंट ऑफ मनी आप जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल रिस्पांस ले रहे हैं व्हाइल फीडिंग दी पैलेट। अब इसके अंदर ये जो टोटल वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं इनके अंदर 3 फैटी एसिड्स होंगे,
प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो ये 1000 तकरीबन बनता है, ये उसका ब्रेकअप है 1000 का, यानी 136 को अगर आप डिवाइड कर लें तो ये उसके अंदर परसेंटेज वाइज जो है ना फर्क क्या है, यानी 30% भी कह सकते हैं इसे आप, 12% भी कह सकते हैं, 54% रेशियोज है। तो बेसिकली जो यहाँ से यहाँ तक का इंक्रीज हुआ है, इसमें एक इंक्रीज तो ये है कि प्रोपियोनिक एसिड पैलेट की वजह से बढ़ गया, और ये लॉजिकल है कि आपने स्टार्ट की जेलेटिनाइजेशन की, और जेलेटिनाइजेशन के बाद जो फैटी एसिड में फर्क आया वो प्रोपियोनिक एसिड। अब मैंने आपको जैसा कि बताया था कि प्रोपियोनिक एसिड अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो है वो मिल्क वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि प्रोपियोनिक एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा लीवर में, और ग्लूकोज से लैक्टोज में मेमोरी ग्लैंड में। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा प्रोपियोनिक एसिड पैदा होगा, विच मीन्स कि ज्यादा मिल्क पैदा होगा विद गिवन न्यूट्रिएंट, जबकि ब्यूटारिक एसिड जो है वो कम हो गया, और इसी तरह एसिटिक एसिड भी कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है फैट का माइल्ड सा डिप्रेशन आएगा। तो ये बड़ी एक कॉमन सी बात है, कहते हैं पैलेटम मेटालिसिस की वजह से फैट जो है ना वो थोड़ी सी कम होगी। तो हाई स्टार्च वाली अगर पैलेट्स होगी या ऐसी प्रोडक्ट्स होगी जिनके अंदर हाई स्टार्च यूज होती है, तो उसके अंदर जो है वो नॉर्मल है कि एसिटिक एसिड रिलेटिवली कम होगा। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि जो डिफरेंस है इन दो के दरमियान, ये इस डिफरेंस से कम है। यानी यहाँ अगर आपको 80 पॉइंट्स का इंक्रीज मिल रहा है तकरीबन, तो यहाँ 82 पॉइंट्स का यहाँ अगर इंक्रीज मिल रहा है, तो यहाँ आपको 40 पॉइंट्स का डिक्रीज मिल रहा है, तो नेट बेनिफिट 40 पॉइंट्स का ही है। खैर वो यहाँ भी कम हो जाता है, लेकिन अगेन बात यही आ जाती है कि ये जो चेंजेस हैं ये टोटल वोलेटाइल फैटी एसिड की कंसंट्रेशन के साथ कहीं जाके जस्टिफाई हो जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपको एक जो है एडवांटेज मिलता है। तो अब इन नेटशेल अगर मैं कंक्लूड करती है कि पैलेट अगर आप चलाएंगे तो उससे प्रोपियोनिक एसिड बढ़ेगा, अगर आप मैश चलाएंगे तो उससे एसिटिक एसिड होगा। इट डिपेंड्स कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आप उसमें बेनिफिट क्या लेना चाहते हैं। फाइनल फीड मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को अगर हम देखें तो ये एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है। अगर इसको हम सिंपल प्रोसेस में डिवाइड करें, रिसीव करते हैं हम रॉ मटेरियल को, उसको ग्राइंड करते हैं। जो ग्राइंड करने वाला है, सारे रॉ मटेरियल्स ग्राइंड नहीं होते, आपके पास मकई जो है मोस्टली ग्राइंड होती है, बाकी रॉ मटेरियल जो है वैसे चले जाते हैं। कुछ मील जो अगर रिपसीड मील है या कोई ऐसा है जो पैलेटेबिलिटी में इशू करता है, उसको भी ग्राइंड करते हैं ताकि उसका एक होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इसके बाद ग्राइंडिंग की हम मिक्सिंग कर लेंगे उन रॉ मटेरियल्स की, और अगर मिक्सिंग के दौरान हमने कोई मोलेसिस वगैरह कोई चीज ऐड करनी है तो वो हम इस प्रोसेस में ऐड कर देते हैं। इसके अलावा अगर हमने कोई प्री मिक्सिंग या मिनरल वाइटामिन ऐड करनी तो वो भी इसी मिक्सिंग के प्रोसेस में होगा। उसके बाद प्रोसेसिंग आ जाती है जिसमें पैलेटिंग हो सकती है, स्टूजन हो सकती है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद हम उसको रॉ मटेरियल को सेव कर देते हैं। प्रोसेस फ्लो की अगर मैं डायग्राम देखूं तो इसके अंदर आपने बल्क इन रिसीव किया, उसको सफाई की, कुछ प्रोसेसेस में स्पेशली आपने अगर नट बोल्ट वगैरह कोई ऐसी चीज नहीं अवॉइड करे तो वो स्क्रीन होगा। उसके बाद ग्रेन स्टोर हो जाएगा, फिर वो पैलेट मशीन वे ग्राइंडिंग से पहले मैग्नेटिक सेपरेटर से गुजरेगा, जहां से अगेन अगर कोई इशू है तो वो भी क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग कोई ऐसी चीजें जो नट बोल्ट या कोई ऐसी चीजें मौजूद है उसमें। ग्राइंडिंग के बाद मिक्सिंग हो गई, और मिक्सिंग के बाद स्टीम ऐड हुई कंडीशनर में, कंडीशनर से पैलेटिंग में गई, पैलेट एक डाई है मशीन जिसके अंदर से जो है वो सारा प्रोसेस गुजर रहा है। हम इस प्रोसेस को एक्चुअली अगर आगे बार बार आहिस्ता आहिस्ता रिव्यू करते जाएंगे कि ये क्या प्रोसेस है। उसके बाद क्रम्बलिंग होगी, और क्रम्बलिंग के बाद जो है वो पैकेजिंग। यहाँ मैं आपको एक फीड मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से एक लेआउट दिखा रहा हूँ। ये एक 3 स्टोरी फीड मिल का नक्शा है। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास ऊपर सेक्शंस लिखे हुए हैं, तो यहाँ ग्राइंडिंग सेक्शन है, फिर यहाँ मिक्सिंग सेक्शन आ जाता है, ये सारा एरिया। उसके बाद पैलेटिंग का सेक्शन, अब पैकेजिंग का सेक्शन। अगर आप देखें तो इस फीड मिल के अंदर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर 3 है, मतलब ये जो है आपके पास जो है फर्स्ट स्टोरी है, सेकंड है, और फिर उसके बाद जो है वो मल्टी स्टेज आप कह सकते हैं कि जो है वो फीड मिल है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के अंदर इक्विपमेंट्स क्या है, आप देखें तो ये जो बेसिकली एलिवेटर्स लगी हुई हैं हमारे पास सारी, और इसके अलावा हमारे पास ये हॉपर्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये हॉपर क्या करती है, ये किसी भी मशीन के ऊपर जो है हम एक बिन सी लगा देते हैं जो बेसिकली किसी चीज को ग्राइंड करने से पहले या किसी चीज को एकदम सप्लाई करने से पहले स्टोर करती है। तो जहां जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ग्राइंडिंग का सेक्शन समझाऊं तो इसके अंदर
आप देखें कि एक इनलेट से जो है वो रॉ मटेरियल गिर रहा है और यहाँ से एलिवेट हो रहा है, एलिवेट होने के बाद ये जो है थ्रू कन्वेयर्स जो है ये सप्लाई हो रहा है टू दी हॉपर, और हॉपर से ये ग्राइंडिंग के प्रोसेस से गुजरता हुआ जो है वो सॉरी ये हैमर मिल में जा रहा है, हैमर मिल से ये हॉपर में जाके स्टे करता है और यहाँ से फिर आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने सबसे पहले प्रोसेस में ग्राइंड कर लिया, ये अलहदा है। बाद सिस्टम्स के अंदर आपको ग्राइंडर इंटीग्रेटेड मिलेगा मिक्सर के साथ, तो आपको ये अलहदा से नहीं करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ से रॉ मटेरियल को सेव कर लिया, उसके बाद आपने दोबारा यहाँ इसमें पिन में दोबारा री ऐड किया, यहाँ से आप इसको एलिवेट करके ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाके उसके बाद जो है ये आप यहाँ जो है रोटरी सेपरेटर एक लगा हुआ है, इस रोटरी सेपरेटर में से जो है इंग्रेडिएंट गुजरेगा और इंग्रेडिएंट गुजरने के बाद एक हॉपर में स्टोर हो जाएगा जो सप्लाई दे रहा है मिक्सर को। तो ये रिबन मिक्सर की एक फॉर्म बनी हुई है, इस मिक्सर के अंदर जो है वो रॉ मटेरियल सारा का सारा जा रहा है, यहाँ मिक्स हो रहा है और यहाँ मिक्स होने के बाद जो है ये रॉ मटेरियल जो है आगे प्रोसेस में जाएगा, एक हॉपर में जाएगा, हॉपर से फिर दोबारा यहाँ कन्वेयर्स लगी हुई है जो ऊपर लेके एलिवेटर से ऊपर जाएगा, और उसके बाद यहाँ एक और पिन है जिसके ऊपर जाके ये सप्लाई देगा। ये पिन जो है एक्चुअली पैलेट मशीन को सप्लाई देगी। सो दिस इज द पैलेट मशीन। इसके अंदर सबसे ऊपर एक फीडर लगा हुआ है, इसके नीचे ये कंडीशनर लगा हुआ है, और यहाँ ये जो है तकरीबन एरिया जो है ये पैलेट मशीन का एरिया है जहाँ से पैलेट्स बाहर निकलते हैं। तो बिन जो है ये बेसिकली फीडर को सप्लाई देगी, फीडर एक इवन मेथड के जरिए कंडीशनर को सप्लाई देगा, और कंडीशनर जो है वो पैलेट की डाई सप्लाई देगी, और पैलेट जो है बेसिकली वो गिरना शुरू होगी, और यहाँ से जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो जो सप्लाई आगे जो है एक कूलर में दे देगा, और ये कूलर जो है इसका बेसिक काम क्या है, इसके साथ एक साइक्लोन लगा हुआ है, ये देखते हैं आप, यहाँ से ये सप्लाई जा रही है, ये हॉट एयर को बस रिमूव करने के लिए एक क्लोज्ड एरिया है जिसमें पैलेट करती है। इसके अंदर कोई हम एसी या कोई कूलिंग एयर नहीं चला रहे, एक्चुअली ये एक समझ ले कि एक तरह से वैक्यूम पंप है जो बेसिकली जो है अंदर से हॉट एयर को स्लोली रिमूव कर रहा है ताकि पैलेट को स्लो ठंडा किया जा सके। अगर हम उसको एकदम तेजी से टेम्परेचर गर्म पैलेट को ठंडा कर देंगे तो ये प्रॉब्लम क्या करेगी कि ये पैलेट जो है ये ब्रेक होना शुरू होती है। तो यहाँ से कूलर से जो है सप्लाई आगे क्रम्बलर बॉडी को भी जा सकती है, इसके अलावा आप डायरेक्ट इसकी सप्लाई को आगे भी लेके जा सकते हैं, और यहाँ जाके ये एक सीप के जरिए जो है या आप इसे सेपरेटर कह सकते हैं जिसके जरिए आप फाइन्स को जो है ना वो कलेक्ट करके फाइन्स को जो है वापस भेज देते हैं, और रिमेनिंग जो पैलेट है आपकी वो पैक हो जाती है। तो इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, 3 फ्लोर्स हैं, और आप देखें तो इसके अंदर जो है एक ये मोलेसिस का टैंक लगा हुआ है, आई थिंक, जिसकी सप्लाई जो है वो पैलेट मशीन को जा रही है। इसकी सप्लाई टिपिकली आप मिक्सर को भी डाल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मिक्सर को भी मोलेसिस टैंक की सप्लाई करते हैं। अब ये जो सारा प्रोसेस है आप इसको गौर से देखें, इसमें कुछ चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग है। नंबर 1, ये मल्टी स्टेज है, यानी इसके अंदर 3 फ्लोर्स हैं। ये क्यों है? ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। तो इसका बेसिक आंसर यही है कि अगर हम मल्टी स्टेज रखेंगे तो इसकी वजह से बार बार रीएलिवेट करने की वजह से 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि आपको बहुत ज्यादा एरिया नहीं चाहिए इन मशीन्स को इंस्टॉल करने, और दूसरा एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी जो है वो आप जो है वो कम कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो कम होगी, बिकॉज आप जो है कर क्या रहे हैं, आप यहाँ तक चढ़ाने की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उसके बाद वो थ्रू ग्रेविटी जो है वो नीचे आ रही है प्रोसेस। तो आपको यू डोंट हैव टू हॉरिजॉन्टल सिस्टम में आपको जो है हर दफा एनर्जी की कंजम्पशन ज्यादा करनी पड़ेगी, तो ये लेस लेबोरियस है कंपेयर टू अदर सेक्शन। तो ये इसके साथ इसके पार्ट्स हैं, सारा प्रोसेस है जो हम पैलेटिंग के हवाले से करते हैं। इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है जो हम पैलेट मशीन के हवाले से करते हैं कि भाई ये जो सेटअप है, फॉर एग्जांपल इसका ये कैसे डिसाइड होगा कि ये कितनी कैपेसिटी की और क्या इसके अंदर सिस्टम लगेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये पैलेट मशीन है। हम पैलेट मशीन की बेस के ऊपर जो है बाकी सारी चीजों के साइज जो है वो डिसाइड करते हैं।
फॉर एग्जांपल जो मोस्टली जो पैलेट मशीन यूज होती हैं, सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो 5 टन की पैलेट मशीन। 5 टन का मतलब ये है कि वो 1 घंटे में 5 टन फॉर एग्जांपल जो है वो पैलेट्स प्रोड्यूस करेगी। तो 1 घंटे में अगर वो 5 टन पैलेट निकाल सकती है, तो इसका अपना ड्यूरेशन कितना है? इसका अपना ड्यूरेशन ये है कि ये फॉर एग्जांपल 10 मिनट में जो है ना वो 500 किलो जो है वो फीड को पैलेट कर सकती है। तो हर 10 मिनट में 500 किलो जो है वो आपकी फीड जो है वो पैलेटिंग के प्रोसेस से गुजरनी है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर ऑफर है इसका साइज भी 500 किलो का होना चाहिए। इसका मतलब, और ये हर 10 मिनट बाद खुलता जाए तो 1 घंटे में 5 टन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये भी है कि जो मिक्सर है उसका साइज भी 500 किलो का 5 टन नहीं होगा, क्योंकि आप 500 किलो का मिक्सर से 10 मिनट की मिक्सिंग करेंगे और वो आगे सप्लाई होता जाएगा। तो पैलेट मशीन अगर 5 टन की होगी तो मिक्सर 500 किलो का होगा। अगर पैलेट मशीन जो है 10 टन की होगी तो मिक्सर कुड बी इंक्रीज। अब ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर टाइम कितना है और बाकी चीजें कितनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि जी नहीं मैं यहाँ पैलेट मशीन तो 5 टन की लगा रहा हूँ, मिक्सर भी मुझे 2 टन का लगाना चाहिए, तो सिस्टम की कंपैटिबिलिटी डिस्टर्ब होगी। तो कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए यू फर्स्ट हैव टू एस्टिमेट आपने फीड कितनी बनानी है। अगर आपने 1 घंटे में 5 टन फीड बनानी है तो आप फिर 5 टन की पैलेट मशीन लगाएंगे। अगर आपने 1 घंटे में 10 टन की बनानी है, डिपेंडिंग अपॉन योर साइज ऑफ ऑपरेशन, उसके हिसाब से उसे करेंगे। यकीनन इसमें कुछ लोग जो है आपको सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि एक गिवन सर्टेन अमाउंट तक आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो। मतलब 5 टन की जगह आप 7.5 टन या की पैलेट मशीन भी बाद में फ्यूचर में एक्सपेंड करने के लिए फिट कर सकते हैं, 7.5 की जगह 10 की। बट ये डिपेंड करता है और आपको इस चीज को बड़ा केयरफुली प्लान करना होगा, क्योंकि अगर आप अदरवाइज गलत डायरेक्शन में चलना शुरू होंगे तो आपको लगे आपकी एफिशिएंसी जो है वो सारी साइड से खराब होगी। इससे बेहतर ये है कि आप एक फुल कस्टमाइज सिस्टम लगाएं अपना और उसके बाद मल्टीपल सिस्टम पे जाते हैं, मल्टीपल साइड्स के ऊपर फीड बनाते हैं। दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर इसी के ऊपर था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें कुछ बेहतर होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसकी फर्दर जो है वो प्रोसेस इसको डिटेल रिव्यू करना शुरू